रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के रेफरेंस से हमने डिफरेंट थेरीज़ पढ़ी। ठीक है, उसमें हमारे पास जो थेरीज़ हैं उसकी हमने ये सारी किसके मतलब हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हमारे पास सिचुएशन आती है जिसको हम कह देते हैं कि अंडर डेवलपमेंट के मसले को किस तरह से दूर किया जाए और उसको किस तरह से इस चीज़ से निकला जाए कि वो भी जिस तरह से डेवलप इकोनॉमी है उनमें जा सके और अपनी इकोनॉमी को कर सके स्ट्रॉन्ग। इस सिलसिले में हमने न्यो क्लासिकल की पढ़ी। ठीक है, हम लोगों ने रोस्टो की स्टेजेस पढ़ी, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पढ़ी। आज हम जो पढ़ेंगे क्लासिकल इकोनॉमी की थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिकली एडम स्मिथ ने, रिकॉर्डो ने कोई थ्योरी नहीं दी थी। बेसिकली उन्होंने एक बुक थी जिसका नाम आपको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1776 और इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस किया था। एडम स्मिथ और जितने भी क्लासिकल थे ना एट दैट टाइम, वो उनको दे वर कंसिडर्ड द फिलोसोफर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और क्लासिकल के टाइम में ये लोग बताते थे कि किस तरह से कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, किस तरह से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि इकोनॉमी और डेवलपमेंट जो थी ना, वो एक सिंबल थी। किस चीज़ का सिंबल थी? वो पावर का सिंबल थी, वो उस कंट्री की स्ट्रेंथ का सिंबल थी। ये वही दौर है जिस दौर में ब्रिटिश ने और जितनी भी यूरोपियन नेशन है, इन्होंने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। यानी ये ट्रेड के थ्रू आते थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद वहाँ पर अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते थे और वहाँ पर वो उनके तमाम पॉलिटिकल अफेयर को अपने हाथ में ले लेते थे और वहाँ पर अपना रूल, अपनी गवर्नमेंट कायम कर लेते थे। बहरहाल, दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज़ एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पब्लिश हुई थी इन 1776 में और इसका प्राइमरीली कंसर्न था कि वो डिस्कस करे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इसमें एडम स्मिथ ने 3 इम्पोर्टेंट थिंग मेंशन की थी, जिसमें उसने पहली थी नेचुरल लॉ, सेकंड वन थी उसके पास डिवीजन ऑफ लेबर और थर्ड वन थी कैपिटल अकमुलेशन। इसने इस 3 पॉइंट पे फोकस किया था। नेचुरल लॉ क्या होता है, यानी कि इसने कहा कि एक तो नेचुरल लॉ होता है, कोई एंडोमेंट होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ट्रेड्स होती हैं, दैट इज़ गिवन बाय द नेचर। हर बंदे की नेचर, वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, और हर एक को अल्लाह ने डिफरेंट ट्रेड से भी स्टो किया है। कोई भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरे जैसा नहीं है। और ये जो इंडिविजुअलिटी है ना, ये जो वैरायटी है, ये तमाम हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और एडम स्मिथ ने कहा है कि उसने अपनी डॉक्ट्राइन, जो उसकी नेचुरल लॉ है, उसमें उसने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिकल अफेयर है, जो इकोनॉमिक्स है, जो आपकी इकोनॉमी है, कि हर पर्सन को सबसे पहले अपने आप को रीड करना चाहिए, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उसको परस्यू करना चाहिए, फिर उसके मुताबिक उसको एक्ट करना चाहिए, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी इंटरेस्ट ढूंढें, उसके बाद उसको देखें आपको कौन सा काम पसंद है। ठीक है, उसके बाद आप उसको अपनी उस ट्रेड के मुताबिक अपनी डिसिप्लिन, अपनी एजुकेशन को चूज़ करें, उसके मुताबिक उस लाइन को चुनें। ठीक है ना। उसका कहने का मतलब था कि कोई भी, ये लोग सप्लाई साइड, क्लासिकल जितने भी थे, ये सप्लाई साइड पे फोकस करते थे। वो कहते थे कोई भी बंदा अगर मार्केट में कोई चीज़ लेके आया है तो वो उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक क्रिएट की। अब वो मार्केट में लाया है तो कोई दूसरा बंदा जो इसको परचेज़ करेगा, वो अपनी उसके मुताबिक परचेज़ करेगा, अपनी पसंद के मुताबिक परचेज़ करेगा। और बेसिकली उन्होंने फोकस किया था लेज़र फेयर इकोनॉमी पे, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो,
ठीक है। उन्होंने कहा था कि इस तरह से वो कोई भी बंदा आएगा, वो कोई चीज़ पर अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक क्रिएट करेगा, दूसरा बंदा जो परचेज़ करेगा अपनी उसकी मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक उसको परचेज़ करेगा। इस तरह ये इनविजिबल हैंड डिमांड और सप्लाई का मार्केट में इक्विलिब्रियम लेके आएगा। ठीक है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में था कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट हो जाए उसको वो काम दे दिया जाए। और बेसिकली वो कहता था रीज़न क्या है अंडर डेवलपमेंट की, अंडर डेवलप कंट्री में, वहाँ रीज़न ये है कि अंडर डेवलप कंट्री लेते हैं एग्रीकल्चर को एज देयर ऑक्यूपेशन, जबकि डेवलपिंग कंट्री जो लेते हैं वो लेते हैं किसको एज अ डेवलपमेंट का प्रोसेस, वो डेवलप कंट्री जो लेते हैं वो लेते हैं इंडस्ट्री को। जो एग्रीकल्चर होती है ना वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे चलती है। किस पे चलती है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्यों डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे चलती है एग्रीकल्चर? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन, आपने बता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा है, वाई इज फंक्शन ऑफ कैपिटल, वाई इज फंक्शन ऑफ, हम कहते हैं कि हमारे पास लैंड, लेबर और कैपिटल होता है, हमारे पास जो आउटपुट होता है वो फंक्शन हो जाता है किसका? हमारे पास फंक्शन हो जाता है कैपिटल और लेबर, और इसमें लैंड है। इसके मुताबिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुताबिक हमारे पास जो लेबर है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास फिक्स है। ठीक है, वो फिक्स है। लेबर क्या है? फिक्स है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है? लेबर नहीं फिक्स, लैंड फिक्स है। अब लैंड जब फिक्स है, ठीक है, हमारे पास कैपिटल है, लेबर है और लैंड है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनमें से हमारे पास जो लैंड है एरिया, सर्टन एरिया, अब वो फिक्स है। जब वो फिक्स है तो क्या होता है कि हमारे पास जो उसकी हम लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जब एक वेरिएबल फिक्स हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो, तो बाकी दूसरे फैक्टर को चेंज करने से जो आपके पास वो फर्म होती है या वो जो इंडस्ट्री होती है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे चली जाती है। इसमें चूँकि लैंड फिक्स है इसलिए, और पुअर कंट्री किस पर स्पेशलाइज करते हैं? वो एग्रीकल्चर को लेकर चलते हैं, और एग्रीकल्चर में लैंड फिक्स है, जिसकी वजह से वहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आ जाता है और वो डेवलप नहीं कर पा सकते और उनमें तरक्की नहीं होती। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए, और डेवलप कंट्री इसलिए वो ज़्यादा बेहतर हैं, वो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को फीड करते हैं। वो इंडस्ट्री में चूँकि लेबर को वो कहाँ से ले सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से ले सकते हैं, और वो किस पर चली जाती है? वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पे चली जाती है। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि अब इसलिए वो अमीर होते हैं, इसलिए वो स्पेशलाइज करते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर जब वो करते हैं डेवलप कंट्री, एक तो उनका फोकस होता है इंडस्ट्री की तरफ, दूसरा उनका फोकस होता है कि उन्होंने क्या किया? डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर के 3 फ़ायदे हैं इससे। एक तो महारत इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ इन डेक्सटेरिटी होता है। ठीक है, जब कोई बंदा एक ही काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपका बुटीक है, कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूशन पे लग गया, जो मार्केटिंग के, कम्युनिकेशन के माहिर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दिया। कुछ बंदे कटिंग पे लग गए, जिनकी कटिंग अच्छी थी उनको कटिंग पे लगा दिया। कुछ बंदों को आपने परचेज़ पे लगा दिया, कुछ बंदों को आपने स्टिचिंग पे लगा दिया। इस तरह से जब वो अपने काम, एक ही काम को बार बार करेंगे तो उनकी उस काम की स्किल डेवलप हो जाएगी, वो ज़्यादा डेक्सटेरिटी से काम करेंगे, वो ज़्यादा स्किलफुली काम करेंगे। फिर इसमें टाइम भी सेव हो जाता है। टाइम जब सेव होएगा,
क्योंकि जब काम आप एक दफ़ा करते हो, दूसरी दफ़ा करते हो, पहली दफ़ा आप ज़्यादा टाइम लेते हो, दूसरी दफ़ा उससे कम लेते हो, तीसरी दफ़ा आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप उससे भी काम लेते हो। जब टाइम कम लेंगे तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, स्किलफुली काम करेंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल भी ज़ाया नहीं होगा, चीज़ भी आपके पास आला क्वालिटी की बनेगी। फिर जब बंदा एक ही काम बार बार करता है तो कुछ टेक्निकल माइंड होते हैं कि आप उससे रिलेटेड मशीनें बना लेते हो, आप उसके मुताबिक अपने शॉर्टकट बना लेते हो। आपने आजकल देखा होगा कि क्रोशिया है, स्टिचिंग है, तो क्या क्या उन्होंने इसके मेथड बनाए हुए हैं। ये जो व्हील आया है हमारे पास, रेवोल्यूशन, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, कॉलोनियल सिस्टम में एक व्हील की इन्वेंशन थी। अब व्हील की इन्वेंशन को देखें, अगर स्मॉल स्केल में देखें तो हमारे घर में जो टाइम क्लॉक लगे होते हैं उसमें भी व्हील है, और इस तरह लार्ज स्केल पे देखें तो गाड़ियों में जो पहिया लगा हुआ है वो भी व्हील है। इस तरह कारखाने, जिस तरह इसी तरह स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, स्पिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाना जो हैं, उनमें हमारे पास क्या है, व्हील है। ठीक है, इस व्हील की इन्वेंशन ने दुनिया में इनकलाब लिया। ये व्हील सड़क पे दौड़ा तो इसने रास्ता कम कर दिया, ये व्हील फैक्ट्रियों में चला तो इसने बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर दी, ये व्हील टाइम में चला तो घर घर में टाइम पहुंच गया। तो क्या बात है कि बेसिकली वही चीज़ डिवीजन ऑफ लेबर आपको इन्वेंशन की तरफ भी ले जाती है, क्रिएशन ऑफ मशीन की तरफ भी ले जाती है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के बाद एडम स्मिथ ने जिस बात पर जोर दिया है वो है कैपिटल अकमुलेशन, कि डिवीजन ऑफ लेबर से पहले आपकी कैपिटल अकमुलेशन होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि कैपिटल अकमुलेशन रिलेट करती है कि जब आप बंदों को स्पेशलाइज करने जा रहे हो, बंदों के स्पेशलाइजेशन के लिए वहाँ पर कैपिटल का होना, वहाँ मार्केट का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी मार्केट होएगी तो आप लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करोगे, यानी वहाँ पर मशीनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं। एक तो आपकी एक्सटेंट ऑफ मार्केट होनी चाहिए, अगर आपकी मार्केट है देन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल। सेकेंड थिंग होती है स्पेशलाइजेशन, और फिर स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे आपने डॉक्टर भी देखे हैं, जनाब जी ये आपके पास हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये लंग स्पेशलिस्ट है, ये ये आर्थोपेडिक है, वो ठीक है, ये सारे क्या है, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, इस तरह से मार्केट होगी तो स्पेशलाइजेशन होगी, तो फिर आप चले गए। उसने एग्जांपल ली है पिन की, कहते हैं पिन अगर आपने एक प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए अच्छा खासा मशीनरी की ज़रूरत है, लेकिन आप लार्ज स्केल पर कभी, अगर आपकी मार्केट छोटी है तो आप दूसरी जगह से ले लोगे, लेकिन अगर पिन की प्रोडक्शन की मार्केट अगर ज़्यादा है, अगर स्मॉल है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पिन की प्रोडक्शन की मार्केट ज़्यादा है तो आप उन टेक्निक की तरफ जाओगे जो आपकी कॉस्ट सेविंग टेक्निक है। आप फिर ऐसी मशीनें लगाओगे, आप ऐसी मशीनरी लगाओगे जो कॉस्ट सेविंग होगी, और कैपिटल अकमुलेशन होगी तो डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है। ठीक है, इसने कहा कि कैपिटल अकमुलेशन को प्रोसीड करना चाहिए डिवीजन ऑफ लेबर से पहले। अब इसमें भी स्मिथ हाउएवर एम्फसाइज दैट कैपिटल अकमुलेशन मस्ट बी प्रीसीड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लाइक द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। स्मिथ regarded capital accumulation as a necessary condition for economic development। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इसको डिवीजन ऑफ लेबर करने से पहले कैपिटल अकमुलेट हो। आपको पता हो कि इतने बंदों ने काम करना है, उनके लिए मशीनें मौजूद हो, उनके लिए रॉ मटेरियल मौजूद हो, उनके लिए एक सेगमेंट मौजूद हो, क्योंकि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिर क्या, ये आपकी पोटेंशियलिटी, लार्ज एबिलिटी पैदा करेगी। सेव मोर, आप सेविंग करेंगे, टाइम कंज्यूम नहीं होएगा, सेव करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, और फिर इस तरह सेविंग फुली की फुली इन्वेस्ट होंगी, किस में, फुली की फुली इन्वेस्ट हो जाएंगी कैपिटल अकमुलेशन में। और ये सेविंग कहाँ से आएंगी, लैंडलॉर्ड करेंगे, और कौन करेंगे, इसको कैपिटलिस्ट करेंगे इस सेविंग को। और जो कि लेबर को क्या मिलेगा, उनको मिलेगा आयरन लॉ ऑफ वेज पर फॉलो करेंगे, यानी उनको सब्सिस्टेंस वेज ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कभी
हल्का सा वेज सब्सिस्टेंस लेवल से इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई ऑफ लेबर, सरप्लस लेबर मौजूद होगी एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर आएगी और दोबारा वेज नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बोथ को अहमियत दी। उसने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री बोथ एक इकोनॉमी में चलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में चूँकि सरप्लस लेबर होती है, डिस्क्वाइस अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और वहाँ पर जो भी काम कर रहा होता है तो आपके पास आपके पास क्या होती है, लेबर होती है, और आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आपने क्या करना है कि आपके पास लेबर होती है, जिसकी वजह से आप वो लेबर किस में इंगेज कर दोगे, आप इंडस्ट्री में इंगेज कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आप इस काबिल हो जाओगे कि आपके पास साथ साथ इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी सरप्लस लेबर आए वो आप इसमें इंगेज करते जाओ, जिसकी वजह से आपके पास इंडस्ट्री जो है वो आपके पास चलती जाएगी आगे, यानी कि एडवांसमेंट की तरफ चलती जाएगी। अब हमने कंक्लूजन इसका क्या निकाला, हमने कहा कि एडम स्मिथ ने, उसके बाद होती है स्टैग्नेशन। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ना, ये हमेशा स्टैग्नेशन की तरफ ज़रूर आते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब वो कहते हैं कि इकोनॉमी को एक हद तक रीप किया जा सकता है, एक हद तक आप अपने रिसोर्सेज को कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन आखिर में एक स्टेज ज़रूर आती है जब इकोनॉमी दोबारा डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए इनको पैसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो कि चीज़ का दूसरा, लेकिन ये एम्बिशियस था। एडम स्मिथ कहता था इस स्टैग्नेशन को डिले किया जा सकता है, लेकिन हम स्टैग्नेशन पढ़ेंगे ज़रूर कि स्टैग्नेशन क्या है, पहले तो उसके लिए समरी ज़रूरी है। एडम स्मिथ ने कहा था कि इसने स्टार्ट किया था कि फॉलो करेंगे नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ में क्या होता है, हर पर्सन की पोटेंशियलिटी होती है, हर पर्सन की एक अपनी एबिलिटी होती है, उसके मुताबिक वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन पे वर्क करता है। ये सेल्फ इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन पे वर्क करने से क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा लैंडलॉर्ड का और कैपिटलिस्ट का। जब कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो उनकी सेविंग इंक्रीज़ होगी, सेविंग इंक्रीज़ होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो कैपिटल अकमुलेशन होगी, और यही कैपिटल अकमुलेशन डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ जाएगी, और डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज़ होगी तो दोबारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो आपके कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो दोबारा आपके पास कैपिटल अकमुलेशन लेबर आएगी, कैपिटल डिवीजन ऑफ लेबर होगी, कैपिटल अकमुलेशन होगी। इसका मतलब है कि आपके पॉपुलेशन से लेबर आएगी, और लैंडलॉर्ड और जो दूसरे हैं कैपिटलिस्ट वो कैपिटल अकमुलेट करेंगे। इस तरह डिवीजन ऑफ कैपिटल अकमुलेशन जाएगी डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ, प्रोडक्टिविटी से इनकम से प्रॉस्पेरिटी से फिर पॉपुलेशन से फिर डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर से ग्रोथ इन इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन इसके बाद वो कहता था एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें आप पूरा रीप कर लोगे और फिर आपकी इकोनॉमी दोबारा स्टेगनेट हो जाएगी। स्टेगनेट होने के बाद आपको दोबारा रिवाइवल की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब इसमें आपके पास जो मेन थीम है, आपके पास जो इसमें है कि इस पर क्रिटिसिज्म हुआ। 3 क्रिटिसिज्म इसमें अहम है, सब वो आपने किसी भी इकोनॉमी में ज़रूर लिखने। पहला क्रिटिसिज्म है लेसिस फेयर, कोई यानी इसका मतलब नो इंटरवीन ऑफ गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे सेक्टर को रेगुलेट करती है। कोई भी इकोनॉमी जो होती है किस तरह से पूरी की पूरी अंडर डेवलप कंट्री में, क्योंकि बेसिक मसला ही वहाँ रेगुलेशन का है, और रेगुलेट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। फिर दूसरा है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इसने अज्यूम किया, सो मैनी बायर, सो मैनी क्या है आपके पास सेलर हैं और कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये भी परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन भी अनरियलिस्टिक है। फिर स्मिथ ने कहा है कि सेविंग आती है कैपिटलिस्ट से और लैंडलॉर्ड से, हालांकि सेविंग वहाँ से नहीं आती, सेविंग आती है हाउस होल्ड से, और लैंडलॉर्ड और कैपिटलिस्ट तो जस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 इम्पोर्टेंट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, लेसिस फेयर, परफेक्ट कंपटीशन एंड सेविंग्स। जी बच्चों, आज का हमारा ये एडम स्मिथ की थ्योरी मैंने आपको भेज दी है, और साथ हमारा ये था
तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।